हे प्रणय, हे ख्याति, क्या हाल है? बस अच्छे हैं सब हाल। बस मजे में। मजे में। तो ये एक नया टॉपिक प्रणय दिमाग में आया। अभी इजराइल के इलेक्शन हुए हाल फिलहाल, और एक हिंदुस्तान में हमेशा जंग भिड़ी रहती है बड़े सारे लोगों में। अरे, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बड़ा गड़बड़ है। उसमें 30% वोट आते हैं और आदमी सोचता है कि वो उसको पूरी मेजोरिटी मिल गई है। तो अभी क्या कहते हैं, जैसे आजकल हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट है उसको कुछ 30% वोट हैं, लेकिन फुल मेजोरिटी है उसमें। तो ये भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है डेमोक्रेसी का। और फिर पूछा जाता है कि अच्छा सिस्टम क्या है, तो बोलते हैं भाई ये प्रोपोर्शनेट सिस्टम होता है कि भाई जितनी जिसके वोट आए, सीटों वीटों का कोई मसला नहीं, तो वो बेटर है। और अभी इजराइल में रिसेंटली इलेक्शन हुए जहां पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। तो एक अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, और भी देशों में है, लेकिन ये अभी अभी हुआ है इलेक्शन, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है लेने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से क्या सीख मिलती है प्रणय? तुमने हाल फिलहाल में इसके बारे में लिखा भी है, तो क्या सीख सकते हैं हम? क्या मतलब हमारा एकदम ही बेकार सिस्टम है, जिन्होंने हमारे संविधान बनाते टाइम में उन लोगों को पता ही नहीं था वोटिंग कैसे करते हैं, उन्होंने गलती कर दी एकदम। ठीक है। और इतनी बड़ी चूक हो गई है हम लोगों से। सौरभ, इसकी शुरुआत में वो अंबेडकर का एक जो एक फेमस कथन था उससे करना चाहता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जो उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो अगर खराब होंगे तो फिर वो उसका नतीजा भी खराब होगा। लेकिन संविधान अगर कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर वो अच्छे होंगे तो उसके नतीजे भी अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है यही ऐसा ही कुछ माजरा इसमें भी है। हम लोगों को पता है कि कई सारे इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं और उन सब में अपनी अपनी खामियां हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में बदल जाओगे तो जो प्रॉब्लम्स है हमारे डेमोक्रेसी में वो मिट जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की ऐसी कुछ कई खामियां भी हैं जो मुझे लगा हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बात होती है जैसा आपने कहा कि बस यही एक मुद्दा है यार, ये एफपीटीपी इतना मतलब पौराणिक काल का सिस्टम है, इसको बदल दो और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दो तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे तो कहीं लगता है कई मामलों में हम लोग और खराब हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा था एक बार उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में दूसरा भी आता है, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई पार्लियामेंट्री की जगह प्रेसिडेंशियल कर दिया जाए, है ना। तो इस तरीके के खूब आते हैं। सेकंड प्रेफरेंस वोटिंग कर ली जाए, जो कि हमारे यहाँ होती भी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वगैरह, राइट। तो वो ज्यादा है, जैसा फ्रांस में होता है सिस्टम। तो खूब सारे वोटिंग सिस्टम है। तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम में घुसने से पहले मैं एक जनरल अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। वैसे एक एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम होता है, एरो की असंभवता थ्योरम जो भी बोल सकते हैं, कि भाई कोई भी वोटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि फेयर हो। ठीक है, मतलब उसमें और पेचीदा थ्योरम है एक्चुअल में जाए, लेकिन मोटा मोटा उसका जो मूल निकलता है वो ये है। और ये मैथमेटिकल थ्योरम है, तो ये ऐसे कोई सोशल थ्योरम नहीं है। ठीक है, ये मैथमेटिकल थ्योरम है कि अगर आप कोई भी वोटिंग सिस्टम बनाएं जिसमें ठीक ठाक टाइप की पार्टीज हों, और वो हर किसी की प्रेफरेंस, मतलब उसके कुछ उन्होंने डाल रखे, बट ऑल टू डू विद फेयरनेस, कि अगर कोई फेयर सिस्टम आप वोटिंग का बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी सिस्टम को बना लीजिए, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो कोई भी कंप्लीटली ऐसा कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है जो कि हर एंगल से किसी बाकी सब वोटिंग सिस्टम से ज्यादा अच्छा हो। ये मैथमेटिकली भी प्रूवन है। तो वो एक चीज साइड में रखते हैं, पर अभी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में और थोड़ी सी छलांग लगाते हैं। तो पर बिफोर हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की ओर जाने से पहले क्या हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे अभी के जो सिस्टम में है फर्स्ट पास द पोस्ट, उसमें क्या क्या खामियां हैं? एक तो ऑलरेडी जो आपने बता दी कि आपके पास मतलब आपके पास जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे, वो भले ही उसके पास एक्चुअली क्लियर मेजोरिटी ना हो, मतलब 50% से ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी सीट हो सकती है वो। तो आप 30% वोट के साथ भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक फुल सीट मिल सकती है, और कोई दूसरा उम्मीदवार जिसको 29% मिला हो उसको 0 मिलेगा इस सिस्टम में। सिर्फ वही नहीं ख्याति, इससे भी डीप है। आपको हो सकता है टोटल वोट्स भी आपके प्रतिद्वंदी के आपसे ज्यादा हों, पर आपकी सीटें ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, जब वो क्योंकि आप कम हो ठीक है, सकता
क्योंकि हो सकता है कि सब हारी हुई सीटों में बहुत ज्यादा उनके वोट्स हों, तो हो सकता है कंट्री में टोटल, जैसे ट्रम्प के थे, ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया था, वहां पे भी थोड़ा एक मिक्स है ना, क्योंकि आप एक सीट बाय सीट रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं यूएस में। ट्रम्प के टोटल वोट्स कम थे, पर फिर भी वो प्रेसिडेंट बन गया था, है ना। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है, जो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जीतने वाली पार्टी के वोट एक्चुअली कम हो हारने वाली पार्टी से टोटल मिला के, लेकिन सीटें ज्यादा हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इसमें और एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटीज है उनको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है। अगर वो माइनॉरिटी किसी ज्योग्राफी में बंधी हुई ना हो, अगर वो माइनॉरिटी चाहे वो एक भाषा के तौर पे माइनॉरिटी हो या धर्म या तो जाति के तौर पे भी, वो अगर एक भौगोलिक विस्तार में अगर स्थित है तो उसे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में वो फिर भी मेजॉरिटी होगी और उसका एक कुछ सीट्स तो बन के आ जाएगी। लेकिन अगर वो माइनॉरिटी फैली हुई है पूरे स्टेट में या पूरे देश में, तो वो सब जगह पे थोड़ी थोड़ी होगी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कभी पूरा बन नहीं पाएगा। तो ये भी हो सकता है कि 20% आपका एक पॉपुलेशन हो कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी का, लेकिन उसे स्टेट लेवल पे जाके 0 सीट्स भी मिल सकती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पसंदीदा वोट को। तो वो एक प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग इसी कारण से हम लोगों को हमारे यहाँ पे रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया था ना ख्याति, जो आपने बिल्कुल चीज बोली, पर इसको हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि इस पे अंबेडकर का क्या इसका आर्गुमेंट था काउंटर, पर उस पे आएंगे, पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, ये सही बात है, पर इसमें हम लोग एक अजम्पशन कर रहे हैं ख्याति की, जो ये डिविजन्स आपने बताए, अलग अलग तरह की जो माइनॉरिटीज हैं, वो उसी तौर पर उनकी पार्टीज होंगी जो कि इसी डिविजन्स पर क्रिएट होंगी, तभी ये फर्क होगा। लेकिन अगर ब्रॉड बेस्ड पार्टीज होंगी जो कई सारे विषयों पे बात कर रही है, तो ये लागू नहीं होगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज सिर्फ एक माइनॉरिटी वाली पार्टी को ही वोट करेंगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है ना। सही बात है। ठीक, तो हाँ, ये मुख्य मुद्दा यही है बेसिकली, जो वोट इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसे निर्वाचन प्रणाली कहते हैं हम लोग, वो इसी बात पर आधारित रहती है कि वोट शेयर को हम लोग सीट शेयर में किस तरीके से परिवर्तित करें। तो इसी पर सारा महाभारत इसी बात पर है। तो एक जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसमें ये सीधी सी बात है कि एक कैंडिडेट होता है, आप उस कैंडिडेट को वोट करते हो, और अगर उसको एक वोट भी ज्यादा है आपके बाकी सारे कैंडिडेट से, तो उसे वो सीट पे वो जीत जाता है। तो बाकी जो कैंडिडेट है और जो पार्टीज हैं जिन्होंने इतना पैसा डाला है उस पे, तो उनको कुछ नहीं मिलता है उसका मतलब। तो आप मान सकते हैं एक और उसका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जो एक खामी लोग कहते हैं कि वोट वेस्ट हो गए, क्योंकि आप मान लीजिए, जैसा सौरभ भी बोल रहे थे, एक पार्टी है जिसने कई सारे वोट जीते हैं, लेकिन उनकी सीट बहुत कम आई है, तो आप कह सकते हैं कि वोट एक तो वेस्ट हो गए कई सारे लोगों के। और दूसरी बात तो यही है, वैधता की बात होती है, जो लेजिटिमेसी हम जिसे कहते हैं। तो कई लोग कह सकते हैं कि 60% लोगों ने वोट नहीं दिया था आज की सरकार को, लेकिन वो तो जीत गई है, और वो बोलती है कि वो पूरे भारत को का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट में ये खामी है कि हम लोगों ने 60% लोगों ने इस सरकार को या किसी भी सरकार को वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारी सरकार है, तो ये हम कैसे मान ले। ये एक मामला होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। लेकिन हाँ, मतलब भारत में तो सरकार को वैध मानते ही हैं, तो मुझे नहीं लगता हम लोग उस विषय पे पहुंचे। लेकिन खैर, ये थियोरेटिकल तरीके से देखें तो ये एक और प्रॉब्लम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो होता है, इसका जो ऑपोजिट है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें सीधी सी बात है, आप वोट एक कैंडिडेट को नहीं देते हो, आप वोट देते हो पार्टी को। तो तो पार्टी होगी, आप जाएंगे इलेक्शन, मान लीजिए आप इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पार्टी को चुनेंगे, सब पार्टी की लिस्ट होगी। फिर जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सीधा देखा जाएगा कि ठीक है, अगर पूरे भारत में
पार्टी ए को 30% वोट मिले हैं, सब लोगों के वोट इकट्ठा करके, तो उनको 30% सीट भी दी जाएगी, और अगर उनको 20% मिले हैं तो उन्हें 20% सीट मिलेगी। बस सीधी सी बात है। तो एक थ्रेशोल्ड होता है, तो थ्रेशोल्ड जैसे इजराइल की हम लोग बात कर रहे थे, इजराइल में अभी 3.25% का थ्रेशोल्ड है। मतलब अगर किसी भी पार्टी ने 3% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए तो उन्हें एक न एक सीट तो गारंटीड है। ये सिंपल सी बात है। तो ये फर्क साफ है ना दोनों में? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम लोग, हाँ, तो ये क्यों अच्छा नहीं है? मतलब ये तो वैसे सुनने में अच्छा ही लगता है ना कि भाई जितनी, क्या कांशीराम ने जैसे बोला था, भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना? तो भाई अब जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दिया जाए पावर में, तो ये क्या गड़बड़ है इसमें? हाँ बिल्कुल। मुझे एक कहिए चीज इसमें ये लगती है कि जैसे हमारा सिस्टम ये है कि हम हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो फिर जाके हमारा प्रेजेंटेशन वहां करता है, राइट? तो इस सिस्टम में एक तो ये होगा कि हमारा प्रतिनिधि तो अब वो रहा नहीं, हमने तो पूरी पार्टी के लिए ही वोट दे दिया। तो आज हम जैसे अभी भी थोड़ा सा इस प्रकार के है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा एमपी है, इतना होता नहीं है इन प्रैक्टिस में, बट वो जाके हमारी बात कर सकता है कि ठीक है, मेरे स्टेट में ये, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम है, राइट? तो स्पेशली जहाँ पे हमारे देश में बहुत अनइवन सा डेवलपमेंट है, तो बहुत सारी जगह पे थोड़ा सा ज्यादा पुश की भी जरूरत है। तो उस एंगल से एक रिप्रेजेंटेटिव जो आपके बारे में बात करे, आपकी वॉइस को वहां तक पहुंचाए, वो एक अच्छा आइडिया है, रादर देन यही बोलना कि पूरे देश में हम उसे इस पार्टी के साथ ही हम जुड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे क्या डिसीजन लेगा वो जो भी पार्टी लेगी उस हिसाब से चल, मतलब अभी वैसे तो इन प्रैक्टिस अभी थोड़ा ऐसा ही हो गया है, बट एटलीस्ट थियोरेटिकली अभी भी हम एक प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं एक तरीके से। नहीं, सही बात बोली आपने ख्याति। तो एक सबसे बड़ी खामी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब उसमें भी कई सारी पेचीदगी यहाँ है, पर जो प्रतिनिधि और पार्टी में जो फर्क है वो इस सिस्टम में एकदम गायब हो जाता है। तो क्योंकि पार्टी आपकी प्रतिनिधि है और कोई प्रतिनिधि नहीं है आपका, तो उसमें क्या होता है, जो हाई कमांड कल्चर जिसे हम लोग कहते हैं उसको और बढ़ावा मिल जाएगा। तो हम लोग हमेशा ये बात करते ही रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक संस्था है भारत में के लोकतंत्र में, वो उसने बहुत पावरफुल हो गई है वो, और उसने कई हथकंडों से और पावर हथिया लिया है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ आया, तो उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि तो बोल ही नहीं सकता जो पार्टी बोल रही है उसके अगेंस्ट। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उससे, और तो अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जाते हो तो जो पार्टी का दबदबा है वो और भी बढ़ जाता है। तो आप मान लीजिए ना, आप वोट ही पार्टी को दे रहे हो, तो पार्टी किसी को भी चुनेगी सीट में ऑक्यूपाई करने के लिए, आपको उसके ऊपर कोई हक नहीं है कहने का, आपने सिर्फ एक पार्टी को वोट दिया। तो आप मान सकते हैं इसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और आप दूसरी तरीके से देखें, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ एकदम सेंस करता है, एकदम होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आपने वोट ही दिया है पार्टी को, तो आप प्रतिनिधि कैसे अलग विचार रख सकता है, उसे वही विचार रखना चाहिए जो पार्टी। तो ये एक मामला है। और जैसा कि आपने कहा, हमें लगता है कि जो प्रतिनिधि का रोल है, हाँ वो अभी ऑप्टिमल नहीं है, उसमें कई प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो एक महत्वपूर्ण रोल है जिसे हमें और बढ़ावा देना चाहिए, उसे सशक्त करना चाहिए, ना कि ये कि हम लोग पार्टी को सशक्त कर दे, जो कि ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक मामला है। सौरभ, आपको क्या लगता है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब अभी तो आजकल रिसेंट इलेक्शंस में तो कैंपेनिंग इस बात पे हो रही है कि भाई भूल जाओ प्रतिनिधि कौन है, पार्टी का सिंबल ये है, इस पे मुहर लगानी है। तो अब तो खुल्लम खुल्ला ऐसा बोला भी जा रहा है, और ये आज से नहीं काफी समय से है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई प्रतिनिधि वगैरह का क्या काम है। वो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए भी बना था, लोगों ने बोला था कि भाई इनकी वजह से थोड़ी वोट मिलता है, वोट तो मेरी वजह से मिलता है, तो इन सबको क्यों कुछ भी पावर देने की जरूरत है। तो बिल्कुल, मतलब ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हमारे पास ऑलरेडी ये चीज है ही, जैसा तुमने बोला। तो बिल्कुल ये तो हम मतलब हमको जो अपनी खामी खत्म करनी है उसको हम और बढ़ा देंगे। हाँ, अभी तो सीएम भी बदल रहे हैं,
प्रतिनिधि तो भूल जाओ, सीएम भी बदल रहे हैं और सीएम को भी पता नहीं कि वो क्यों रिप्लेस हो रहा है, बट बिल्कुल। हाँ, तो वैसे इसको जैसा कि आप लोगों ने कहा, इस पे चर्चा तो कई सालों से हो रही है, मतलब मैं तो कहूँगा सदियों से हो रही है। एडमंड बर्क ने 17वीं सदी या 18वीं सदी में स्पीच दिया था इसके ऊपर, मैं तो भूल भी गया कब दिया था। लेकिन खैर, तो इस मामले को लेकर एक नया सिस्टम लाया जर्मनी में, जिसे कहते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। तो उसमें क्या है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट दोनों को मिला दिया है। तो उसमें कैसे होता है सौरभ, जैसे अगर आपके पास 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, फर्ज कर लीजिए, तो 100 में आप जब वोट करने जाएंगे ना, तो आप 2 वोट देते हैं। एक वोट देते हैं आपके प्रतिनिधि को, और एक वोट देते हैं आप किस पार्टी को पसंद करते हैं। तो जब लेजिस्लेटिव जो आपका जो लेजिस्लेचर है, उसमें 200 सीट होंगी, तो जो 100 है वो उस तरीके से एलोकेट होंगी जो कैंडिडेट जीत गया, जैसे हम लोग आज की डेट में करते हैं, सीधे सीधे वो ऐसी 100 सीट हो जाएंगी। और बाकी जो 100 सीटें हैं वो आपके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेंगी। तो जो जैसे पार्टी ए ने वापस 30% वोट जीते थे, तो बाकी 100 में से कि जो 30 सीट होंगी वो पार्टी ए को चली जाएगी। तो ऐसा एक अलग सिस्टम है। तो अब इसमें भी आप कह सकते हैं ये अच्छा सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसमें भी उसके अलग पहलू हैं। तो आप जैसे हिंदुस्तान में भी तो राज्यसभा है ना, जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से बनती है ना। हाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में ये मिक्सचर नहीं है। लोकसभा डायरेक्ट फर्स्ट पास द पोस्ट से बनती है, स्टेट भी फर्स्ट पास द पोस्ट से बनती है, पर उसका नेक्स्ट लेवल प्रोपोर्शनेट से बनता है जो राज्यसभा है। तो हम भी करते हैं इसका एक तरीके का यूजेज जो है इस तरीके के सिस्टम का। तो एटलीस्ट उससे ये प्रूव होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को सारे सिस्टम आते थे, उन्होंने अलग अलग जगह यूज किए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी चर्चा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। और उस टाइम पर उनका ये मानना था सौरभ, एक जो तर्क दिया था कि ये यार सबसे सिंपल सिस्टम का प्रयोग करो। और यूके में भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही उसी का प्रयोग होता है। तो उन्होंने बोला यार ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे समझाओगे, और एक पार्टी सब जगह कैसे खड़ी होगी, ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह की सब चीजें डिस्कस कर चुके थे वो। करेक्ट। और इलेक्शन तो इंडिया में काफी टाइम से हो ही रहे थे ना, आजादी से पहले। तो आई थिंक लोगों को तजुर्बा भी था उस सिस्टम में इलेक्शन वगैरह लड़ने का। मैं इसमें और एक चीज जोड़ना चाहती थी जो मेरे पहले के पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड है, कि जब हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो माइनॉरिटीज को भी मतलब माइनॉरिटी नॉट इन द सेंस की धार्मिक माइनॉरिटी ही, माइनॉरिटी विचार भी हो सकता है, मतलब सेकेंड टर्म पे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी भी हो सकती है, लेट्स से, तो उसको जगह नहीं मिलती है अभी, लेकिन वो मिल सकती है प्रोपोर्शनेट में। लेकिन इसका नेगेटिव ये भी हो सकता है, देखो हमारे देश में बहुत सारे ये जो पॉलिटिकल फैक्शंस बनते हैं वो ज्यादा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे बनते हैं, या तो धार्मिक आइडेंटिटी या जाति की आइडेंटिटी पे बहुत सारे बन जाते हैं, राइट। तो मतलब फिर इंसेंटिव ये होगा कि आपकी आइडेंटिटीज, हमारे तो कितनी आइडेंटिटीज है, एक ही इंसान की 5000 आइडेंटिटीज है इंडिया में, तो चाहे तो 5 ग्रुप का पार्ट हो सकता है एक ही साइड पे, राइट। तो उसको और शार्पन करने का काम वो कर सकता है ना, कि वो फिर इंसेंटिव ये होगा कि मैं कौन सी वो छोटी आइडेंटिटी को बाहर ना के लाऊं जिससे कि मुझे मेरे इस ग्रुप को वोट मिले, और फिर वो भले 10% ही हो, लेकिन फिर उसको कैसे ना कैसे रिप्रेजेंटेशन तो मिल जाए, उसके बाद में फिर किंग मेकर बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये सारी छोटी छोटी आइडेंटिटी, मतलब वो जरूरी है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो आइडेंटिटी जरूरी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स उसके ऊपर जाके हो, हमारी पॉलिटिक्स पॉलिसी के ऊपर हो, ना कि इन सब डिविजन्स के ऊपर, राइट। तो उस हिसाब से भी वो नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है दूसरा जो मुद्दा है, मतलब मेरा जो मसला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, वो दूसरा यही था जो कि जो फ्रिंज पार्टीज हैं उनका दबदबा बढ़ जाता है। तो ये इजराइल में भी हम देख सकते हैं। इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो फ्रिंज पार्टीज हैं, जो एक रिलीजियस जायनिस्ट ग्रुप है, उसके वोट डबल हो चुके हैं इस बार, और सीट भी डबल हो चुकी है इसी वजह से। और जो ये पार्टी है ये किंग मेकर हो जाती है, क्योंकि आप
हाँ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है क्योंकि आप पार्टी को वोट दे रहे हैं और हर एक वोट का महत्व है क्योंकि उससे आपकी सीट डिसाइड होगी। तो प्री पार्टी कोई कोलिशन नहीं बनती ऐसे जैसा भारत में होता है ना, एनडीए यूपीए ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक वोट भी मुझे मिला किसी भी सीट में जहां पे मुझे पता है मैं जीतने नहीं वाला हूं, वो महत्व रखता है। तो कोई भी पहले कोलिशन नहीं करता, वो सब इलेक्शन के बाद कोलिशन बिल्डिंग होती है। तो इजराइल में हमेशा ऐसे ही होता है कि एक बार इलेक्शन होता है, फिर जो हम लोग कहते हैं ना क्या खरीद फरोख्त, वो एकदम मतलब लेजिटिमेट तौर से होती है, खरीद फरोख्त चल रही है अभी वहां पे। और उनमें जो पार्टीज जिनकी एक भी सीट है, 2 सीट है, हमेशा कोलिशन भी बनती है इजराइल में भी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो आप 50% जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस वजह से यही होता है कि आपको कोलिशन बिल्डिंग करनी। तो अब क्या हो रहा है, जो ये रिलीजियस जायनिस्ट ग्रुप है उनका वो किंग मेकर है इसमें, तो वो लोग डिटरमिन कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं। वो उनका जो लीडर है वो बोल रहा है मेरे को आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाओ, नहीं तो मैं नहीं आ रहा आपके साथ, मतलब इस तरीके की बातें हो रही है। तो खैर, तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि भारत में इतनी सारी डिविजन्स हैं कि अगर आपको 30% वोट भी चाहिए ना, सौरभ जो हम लोग बात कर रहे थे, तो भी आपको एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बनानी पड़ेगी, ब्रॉड बेस्ड विचार रखने पड़ेंगे। शायद आप कोलिशन ना बनाए, लेकिन आप सिर्फ एक धार्मिक संगठन या एक लिंग्विस्टिक संगठन को केटर करके आप भारत में सरकार नहीं बना सकते। तो ये एक एफपीटीपी का फायदा है। लेकिन आप वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जैसा ख्याति कह रही थी कि आप सिर्फ आपको पता है मेरे को अगर 2% वोट भी मिल गए या 3% तो मुझे एक सीट मिल जाएगी, तो आप बस उसी 3% लोगों को रीच आउट करोगे। आप ये भी नहीं सोचोगे कि मुझे इससे बियॉन्ड जाना है। अगर आपको 10% वोट भी मिल रहे हैं तो आप शायद खुश रह सकते हो। तो ये एक और ये इसी तरह की पार्टीज किंग मेकर्स भी बन जाएंगी। तो कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी पार्टी को ब्रॉड बेस्ड होने का। और आप देखेंगे भारत में आप किसी भी पार्टी के बारे में शायद आप सहमति ना रखते हो उनके विचारों से, लेकिन आप देखेंगे कि वो ब्रॉड बेस्ड होती है। हर पार्टी कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट्स, जाति, रिलीजन तक पहुंच पाए। तो ये भी एक फायदा है मुझे लगता है। और सबसे बड़ा हम लोगों ने, तुम दोनों ने एक्चुअली रिलीजन और लैंग्वेज की बात की, पर हिंदुस्तान का सत्य जाति में छुपा है ना। और देखें तो जातियों के कोएलिशन बनते हैं, खासकर आप यूपी वगैरह के इलेक्शन देखें तो वहाँ काफी खुल्लम खुल्ला बनते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसे ऑफिशियली जातिगत पार्टी बनाना एक्चुअली अलाउड नहीं है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन नहीं अलाउ करता है, आप जाति के नाम से पार्टी वगैरह नहीं बना सकते। लेकिन सबको पता रहता है, वो नाम कुछ भी रखते हैं पर पता रहता है हाँ ये इस जाति की पार्टी है, ये इस जाति की पार्टी है, ये इस जाति की पार्टी है। पर उन सबको प्री पोल, जैसा प्रणय ने बोला, सबको पहले एक अलायंस करना पड़ता है ना, और आपस में थोड़ा तो बेसिकली मिल बैठ के बैठना पड़ता है। अदरवाइज तो एक और भी चीज होती है कि यही नहीं है कि अलग अलग बन जाएंगे। हिंदुस्तान में तो 4-5 हजार जातियां हैं, तो एक तो 4-5 हजार लोग जो है वो मिलकर के वो खड़े हो जाएंगे कि भैया हम सब एक तरह से जाति सभाएं बन जाएंगी, बजाय इसके कि लोकसभा बने। और दूसरा, आप बहुत ज्यादा इवन जो इलेक्शन वगैरह के टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस लेंगे, ताकि सिर्फ क्योंकि आपको एक ही सेगमेंट को अपील करना है, आपको क्या फर्क पड़ता है बाकी सब आपसे नाराज हो जाए। आपको है कि भाई मेरे को मेरे 2% मिल जाए, बाकी से मेरे को क्या मतलब। तो कोई भी नई पार्टी जब भी घुसेगी मैदान में तो बोलेगी कि मैं इतना एक्सट्रीम पोजीशन उठाऊंगा, इतना एक्सट्रीम पोजीशन कि इससे मेरी आवाज अलग से सुनाई दे और मैं अलग से दिखाई दूं। और ये हिंदुस्तान जैसी जगह में तो बहुत इजी है करना इस तरीके की चीज। तो मुझे लगता है इससे ट्राइबलिज्म बढ़ेगा और आपस में डिफरेंसेस बहुत बढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल से खून खराबा, लड़ाई झगड़ा सब बढ़ेगा। हाँ, तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। अब तीसरा एक और मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमें ये सोचना चाहिए जो निर्वाचन प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है, उस मूल प्रश्न पे जाना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि उसका बस यही होना चाहिए कि
जो लोगों की प्रेफरेंसेस है, जो पसंद है, उसे आप सीट की तादाद में परिवर्तन कर दे, सीधा सीधा, मतलब आनुपातिक अगर कन्वर्जन होगा प्रोपोर्शनल तो ठीक है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ ये नहीं है ना निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य। निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि सरकार की क्या स्थिरता है या फिर सरकार की वैधता क्या है, सबसे ज्यादा वो तो उसमें देख लें तो जैसे फिर से हम लोग इजराइल के ऊपर आ जाते हैं, तो इजराइल में ये 5वीं बार इलेक्शन हो रहा है पिछले 4 सालों में। तो क्योंकि हर बार कोलिशन होता है, किसी को भी मेजॉरिटी कभी नहीं मिलती है, मतलब मेजॉरिटी तो छोड़ दीजिए, 5, 6, 7, 8 पार्टी के साथ इलेक्शन के साथ ही आप पावर में आ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 लोगों के साथ मिल सके ऐसा। तो आप इजराइल की पॉपुलेशन तो 96 लाख वगैरह ऐसी कुछ है, तो आप सोच ले सकते हैं अगर हम लोगों के पास 120 टाइम्स है हम लोग भारत, तो अगर रूलिंग पार्टी में एक ही तरीका है कि आप 20-30 पार्टियों का कोलिशन बनाओ, तो उसकी क्या स्थिरता होगी वो हमें सोचना चाहिए उसके ऊपर ना। और दूसरी बात ये भी है कि इस तरीके के सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो स्थिर नहीं रहती। तो इजराइल का मैं फिर से देख रहा था कि 25 इलेक्शन हुए हैं अभी तक 1948 के बाद से, और सिर्फ 9 बार ऐसा हुआ है कि जो पार्टी है उसने पूरा जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट किया है। तो बाकी 16 बार तो ऐसे ही हुआ है कि 1, 2, 3 साल में ही चले गए, उससे भी ज्यादा होगा, मैं तो बोल रहा हूँ आसपास आए हैं 4 साल का टर्म कंप्लीट करने में। तो ये भी सिस्टम है जो एम्पलीफाई हो जाएगा भारत के संदर्भ में। और तीसरा मुझे लगता है सौरभ, प्रॉब्लम क्या है सौरभ और ख्याति, मतलब अभी भी ज्यादातर लोग तो मानते हैं कि जो सरकारें 30% से भी जीती हैं वो जीती है, वैधता तो है। ऐसा तो है नहीं कि लोग बड़ी मात्रा में कह रहे हैं कि नहीं है। हाँ, ये है कि अगर सरकार कुछ चीजें ऐसे करने लग जाए जैसे कि सिर्फ हिंदी राष्ट्रभाषा हो या फिर ऐसी सब चीजें हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, कई लोगों को ऐसा लगेगा। और लाजमी है ऐसा लगना कि यार ये तो मेरी सरकार नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि देखो, इलेक्शन से वो जीत के आई है तो वो लेजिटिमेट तो है ही, हम मानते हैं, राइट? बट उनको वो लेजिटिमेसी मेंटेन भी करनी पड़ती है ना, 5 साल में वो कैसे पॉलिसीज कर रहे हैं उस हिसाब से। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यार इनकी पॉलिसी हमें तो इंक्लूड कर ही नहीं रही है, तो उनकी लेजिटिमेसी उससे भी कम हो सकती है। मतलब वो भले ही सारे जीते बट लोगों के दिमाग में वो कम हो सकती है। तो आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट आए तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि भाई कितने प्रतिशत मिले हैं, नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मैं इन सब के ऊपर अगर, तो मुझे सबको ही ध्यान में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा एक वो उनको दिखाना भी चाहिए और अपनी पॉलिसीज में भी वो आना चाहिए, तो थोड़ी उनकी लेजिटिमेसी बनी रहेगी। अगर वो कहीं ऐसा दिखाएंगे कि हम परवाह नहीं करते हैं एक सेक्शन, हमारे देश के एक सेक्शन के बारे में कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वही है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। पर वो अगले किसी इलेक्शन वगैरह में कहीं ना कहीं वापस आएगा ना उनके ऊपर ख्याति, तो ये कब तक चलेगा ना। तो ये मेरे ख्याल से कहीं पे थोड़ा सा सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम भी होगा। हाँ ठीक है, आप 5 साल 10 साल चला सकते हैं, पर अगर आप काफी ज्यादा लोगों को खफा करेंगे या अपने कोएलिशन पार्टनर्स को, तो प्रणय बाय द वे हिंदुस्तान में भी 15-20 कोएलिशन पार्टी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कोएलिशन इलेक्शन से पहले बनाना पड़ता हाँ, है ना। हाँ, हाँ। तो ये एक अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि एक तो कोएलिशन पहले से बनाना पड़ता है, मिल बांट के वो सीट्स वगैरह बांटते हैं आपस में, और उसके वजह से आपको एक मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स का ध्यान रखना पड़ता है पहले से, जो कि पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिक्स का काम क्या है कि भाई सोसाइटी में जो इतने लोग हैं उनके बीच का एक मास नेगोशिएशन टाइप की चीज चल रही है ना पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स का तो पर्पस ही यही है कि लोग आपस में संवाद कर सकें, और आपस में डील मेकिंग भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है कि भाई आपस में कैसे करना है। तो वो मुझे ख्याल से हो रहा है और ठीक ढंग से हो रहा है। दूसरा मुझे एक और चीज लगता है, अभी ठीक है हमने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात की कि उसमें ये खामियां हैं, ठीक है शायद वो सिस्टम भी हमारे यहाँ चल रहा होता तो हम उससे भी कुछ समझ ही लेते। पर एक ये चीज है कि जो एक चल रहा है, हम 70 साल से चला रहे हैं, उससे भी ज्यादा से इलेक्शन तो इंडिया में करीबन 100 साल से हो रहे हैं, है ना, 1920 के बाद से शुरू हो गए थे। तो हमको इस सिस्टम के सब नफा नुकसान पता भी हैं, सारे पेच पता हैं
जो कोई भी करे, आपको पता है तो आपका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, आपको सब पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि इसमें क्या आप वोट कटवा लगवा सकते हो, सेम नाम के कैंडिडेट लगा सकते हो। ये कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है जो कि मतलब कोई एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई अगर रूल सबके लिए क्लियर है और सबको आता है गेम खेलना, तो हम क्यों कोई नया गेम खेलें सडनली और उसके बाद में फिर 70 साल लगाएंगे सारे पेज सीखने में, है ना। हम चेस खेलने में माहिर हैं तो हम क्यों चाइनीज चेकर्स खेलें। पर सौरभ, कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में जो लगता है कि अभी के सिस्टम में हम ट्वीक करके थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं बदलेंगे पर कुछ इम्प्रूव करने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? मुझे तो लगता है जो हमने इसके साथ में त्रासदी की हुई है, एंटी डिफेक्शन लॉ हटाओ, विप हटाओ, तो अपने आप सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। जो हमारा सिस्टम है उसको तो ठीक से चलने दो। अभी हमने अपने सिस्टम को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से मिक्स कर दिया है, तो भाई वो ना इधर का है ना उधर का है ना। तो अगर हम प्रॉपरली एक सिस्टम ठीक से चलाएं तो वो अपने आप अच्छा और चलेगा। बिल्कुल नहीं, और इसमें एक जनरल टेंडेंसी दिखती है सौरभ और ख्याति, जैसे होता है ना हमारे संदर्भ में जो हुआ है उसके उस सिस्टम के नफा नुकसान हमें बहुत अच्छे से पता होते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे संदर्भ की चीज दिखती है तो वो बहुत सुनहरी लगती है हमको, यार वहां पे प्रोपोर्शनल है, यार वहां बहुत सही चलता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता था कि हर सिस्टम में ऐसी खामियां हैं, और कई मामलों में तो ये खामियां हैं जो शायद हमें और खराब कर सकती है हमारे जो अभी स्टेटस को। तो ये हमें समझना चाहिए क्यों, और जैसा कि ये मैथमेटिकली प्रूवन है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारे विचार है कि कोई ऐसा परफेक्ट सिस्टम है ही नहीं जो आप फेयर कह सके 100%। तो कई हर चीजों के फायदे नुकसान वगैरह हैं, और जैसा सौरभ आपने कहा कि अब 70 साल तक हमको पता ही है क्या इसके नफा नुकसान है, तो दूसरे जगहों में भी नफा नुकसान है। तो ये आप सोचे समझे और फिर आप डिसाइड करें। ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भारत खुशहाल हो जाएगा और आपके इलेक्टोरल सिस्टम के सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहते हैं दूर के ढोर सुहावने होते हैं, तो वैसा लगता है सिर्फ, पर जो है हमारे पास उसको थोड़ा ठीक से यूज कर लें तो बढ़िया है। बिल्कुल। चलिए, तो ये इसी बात पे आज की चर्चा खत्म करते हैं। हमारे दर्शक बताएं आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं, कि आप अभी भी सोचते हैं कि हमको तो भाई प्रेसिडेंशियल हो जाए तो बस बड़ा मजा आ जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए तो मजा आ जाए। हम आपको कुछ थोड़ा सा कन्विंस करने में सफल हुए या नहीं हुए, अपने कमेंट्स में बताइए, मेल लिखिए, ट्विटर पे बताइए। धन्यवाद। Hey everyone, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Life Manifesto, Zarina shares 7 techniques to overcome festive fatigue. On the Advertiser's Guide to the Galaxy, Karthik decodes the relaunch of Havells Hava Badlegi ads and the shortcomings the brand faced in the past. On Has It Aged Well, Abbas and Urjita are joined by comedian Pavitra Shetty to revisit Farah Khan's directorial debut, Main Hoon Na, and talk about their shared love for Shah Rukh Khan. And of course, do not forget to subscribe to the IVM Pop channel for all the latest episodes. On Smarter with Sid, Siddharth shares his thoughts on whether pursuing an MBA degree is still worth it. And on The Habit Coach, Ashton welcomes Natasha Moore, founder of Natasha Moore Cosmetics. They talk about how putting makeup on can be an empowering activity and dispel some stereotypes around it. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some super cool and exciting stuff for you. Also, do follow us on social media properties. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember to spread the word, as you know, it helps a lot. And of course, don't forget to rate and review our shows on whatever platform you're listening to them. You can also check out all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Bumble, Heads Up for Tails, Kotak Privy League Program, and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible.